बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर बदकिस्मती से मोईद पीरजादा साहब के घर पर आग लग गई, आग भड़क उठी। बहुत ही पुरसरार सा वाक़या हुआ है। कोई समझ नहीं आई कि ये सब कुछ क्या हुआ है, क्योंकि आज शाम हम एक डिनर पर इकट्ठे थे। एन उस वक्त जब हम डिनर पर थे तो मोईद पीरजादा साहब को एक फ़ोन आया, जिसमें उनकी छोटी बेटी जो है उसने इंतहाई परेशानी के आलम में फ़ोन किया कि बाबा घर वापस आएँ, घर को आग लग गई है। बच्ची ने समझदारी ये की कि उन्होंने मोईद पीरजादा को फ़ोन करने से पहले जो एमरजेंसी सर्विसेज है 911 उनको फ़ोन कर दिया। बहरहाल मोईद साहब हमारे एक और मुश्तरका दोस्त के साथ वहाँ से फौरी तौर पर रवाना हुए। कुछ और मेहमान थे, मैंने ज़ाहिर है फिर उनको हैंडल करना था, क्योंकि वो जा रहे थे मोईद साहब, तो फिर उन मेहमानों के साथ मुझे वहाँ रुकना पड़ना था। और वो वहाँ से रवाना हुए। फ़ोन पर मेरा उनसे रब्ता रहा। जब वो घर पहुँचे तो उससे पहले ही एमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो वहाँ पहुँच चुकी थी और अपना काम शुरू कर चुकी थी। आग जो है वो मेरा ख्याल है घर के गैराज से या उसके पास से, उस इलाके से, मुल्हका इलाके से शुरू हुई और वो घर के अंदर की तरफ चली गई। अगर एमरजेंसी सर्विसेज थोड़ा सा भी और लेट होती तो शायद पूरा घर ही जल के जो है वो खाक हो जाता। बहरहाल एमरजेंसी सर्विसेज ने बहुत ही बरवक्त रिस्पॉन्ड किया और बहुत ही आप ये कहिए कि क्विकली उन्होंने आग के ऊपर काबू पाया। जाहिर है उनकी ट्रेनिंग भी है और एक पूरा सिस्टम डिज़ाइंड है, उसकी ड्रिल्स होती रहती हैं। कई दफ़ा हम अनॉयड भी होते हैं अमेरिका में या और भी बहुत सारे मुल्कों में, जब इनकी ड्रिल्स होती हैं और रोड ब्लॉक की जाती है उस पर्पज़ के लिए, या शोर भी सुनाई देता है, लेकिन ड्रिल्स भी की जाती हैं बार बार कि आपने वक्त पर कैसे पहुंचना है और पहुंच कर आपने आग पर काबू कैसे पाना है। लेकिन उन ड्रिल्स का फ़ायदा भी होता है जब रियल सिनारियोज डेवलप होते हैं और चैलेंजेस होते हैं। लेकिन बहरहाल उसके बाद दोबारा हम, जाहिर है हमारी मुलाकात हुई इस सारे वाक़े के बाद। तो सब कुछ जब मुझे पता चला कि किस तरीके से कितना नुकसान हुआ, सब कुछ चलें, ये तो असल बात तो ये कि वो और उनका ख़ानदान सेफ़ हैं। उनकी बेटियां, बेगम उनकी है नहीं आजकल मुल्क के अंदर, वो मुल्क से बाहर हैं, तो वो और उनकी बेटियां घर पर थे और वो सेफ़ हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। बाकी सामान और दूसरी प्रॉपर्टी वो तो बन जाती है, आनी जानी चीज़ है, जान है तो जहान है। तो सबसे अच्छी बात तो ये कि वो और उनके बच्चे सेफ़ हैं। अब ये बहुत ही एक हैरानकुन किस्म का पैटर्न है। आपको पता ही है इससे पहले जो कुछ यूके में हुआ आदिल राजा शहजाद अकबर के साथ, और उसके बाद अब मोईद पीरजादा साहब के साथ। लेकिन ये कुछ ऐसा भी नहीं कि ये अनहोनी है। अनहोनी का मतलब ये है कि हमें इसका अदराक नहीं। मसलन हमें जो बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो इन चीज़ों पर नज़र रखती हैं, उन्होंने मुझे भी और मोईद पीरजादा साहब को भी बहुत पहले से मोहतात रहने को कह दिया हुआ है या कहा है कि आप मोहतात रहिए। और यही उनकी ताकीद है कि अगर कोई ऐसा मामला भी हो तो फौरी तौर पर एमरजेंसी सर्विसेज को फ़ोन करें या फिर जो नंबर हमारे पास हैं उन पर रब्ता करके बताया जाए। ये सब कुछ जब ये होना शुरू हुआ है तो इससे पहले ही, क्योंकि वजह मैंने आपको बता दी है, वजह एक है, आप नाम लेकर तनकीद करेंगे। अगर आप नाम लेंगे तो फिर आप मुसीबत में। अगर आप नाम नहीं लेते फील्ड मार्शल साहब का, वैसे आप कुछ भी तनकीद करें कोई मसला नहीं है। फिर आपको सारी सहूलतें, आप अपनी सफरी सहूलतें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने बाकी मामलात भी। लेकिन अगर आप नाम लेंगे तो फिर आपको, अब जाहिर है मेरे पास कोई ऐसा सबूत तो नहीं कि मैं ये कहूँ कि ये उन्होंने करवाया या फलां ने कराया है। ना ही मोईद साहब ने ऐसी कोई स्पेकुलेशन की, ना ही शहजाद साहब ने, क्योंकि ये तो अब पुलिस का काम है, लॉ इन्फोर्समेंट का काम है डिटरमिन करना कि जो भी ये सारे वाक़यात हुए हैं उसके पीछे कौन है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं जो प्रेशर डाला जाता है, ओवरऑल जो डिज़ायर और डिमांड की जाती है वो एक ही है कि नाम ना लें। अब इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा था, तो मैंने अपने आप को बहुत महदूद कर लिया हुआ है और मैंने अपनी रेजिडेंस भी चेंज की। मैं चेंज करता रहता हूँ, बहुत रिपीटेडली चेंज करता रहता हूँ इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि अंदाज़ा है ये दोस्त ज़रा उतनी तेज़ी से शायद रेजिडेंस को उस तरह चेंज, क्योंकि आसान भी नहीं है, ज़ाहिर है उतनी तेज़ी से चेंज नहीं कर पाए या नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आसान काम तो नहीं है। तो इसलिए शायद ये वजह है कि मैं अभी तक बचा हूँ, लेकिन किसी दिन भी नंबर आ सकता है। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि जब तक ज़िंदगी है और जब तक अल्लाह ने ये, आप ये कहिए कि ज़िंदगी दी हुई है, वो तो अल्लाह के हाथ में कब तक है, जब तक ये दी हुई है तो जो आपसे एक कमिटमेंट है कि सच बोलेंगे और आपके सामने जो मेरा ज़मीर कहता है कि ये दुरुस्त साइड है और सच है, वो आपके सामने रखते रहेंगे। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि ये जो कुछ आज मोईद साहब के साथ हुआ, पहले हुआ दोस्तों के साथ यूके में, शहजाद साहब, आदिल साहब और दूसरे लोगों के साथ, ये कोई, मैंने जैसे आपको कहा, अनहोनी नहीं है। ये अब से बहुत देर पहले इन सारी चीज़ों का अदराक भी हो गया था। बहुत सारे जो आप ये कह लीजिए कि इदारे हैं रेलिवेंट, उनको भी इसका अदराक है कि क्या कुछ हो सकता है और कैसे उससे बचना है।
क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत होती है। जितना आप मोहतात हो लें उसमें कुछ ना कुछ बचत, लेकिन बहरहाल फिर भी आखिर आप जितना भी मोहतात होंगे, एंड ऑफ द डे अगर आपकी किस्मत में कुछ लिखा हुआ है तो वो होना ही होना है। तो फिर जो भी होगा देखा जाएगा, अल्लाह की सुपुर्द। लेकिन ये आज एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, वो आपके सामने रखना था, और आपको सारी उसका बैकग्राउंड भी, क्योंकि आप में से कई लोगों ने ये खबर भी सुनी होगी, और ज़ाहिर है वो फायर ब्रिगेड की बहुत सारी जो गाड़ियाँ आई, जैसे मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, फिर घर के अंदर जो आग लगी हुई थी वो एटक वगैरह में थी, छतें जो हैं तोड़ दी, दीवारें तोड़ दी, और काफ़ी नुकसान हुआ ज़ाहिर है। तो वो एक अलग सूरत हाल थी जो आज शाम को ये सब कुछ जो है वो हमारे सामने हुआ। अब चलते हैं ज़रा आगे, अगली खबर आपके सामने रखते हैं यमन से। खबर वहाँ पर यह है कि जो सऊदी बैक्ड फोर्सेस हैं वो लगातार वहाँ पर इस वक्त एडवांस कर रही हैं, और लग ये रहा है कि सऊदी अरब इस अपॉर्चुनिटी को सीज़ कर रहा है, मतलब बेहतरीन यूटिलाइज़ कर रहा है। उन्होंने जो STC को बैक कर रहा था UAE, और उनके लिए असलहा भी भेजा था। UAE कहता है कि नहीं, हमने उनके लिए असलहा नहीं भेजा था, वो हमारी अपनी फ़ौज के लिए था। फिर सऊदी अरब ने ये कहा कि आप अपनी फ़ौज वहाँ से निकाल ही लें, जो कि UAE ने माना और अपनी फ़ौज वहाँ से निकाली। और इस अपॉर्चुनिटी पर या इस सूरत हाल में सऊदी अरब ने शायद ये फ़ैसला किया कि वो ऑल द वे जाएंगे, वो इस मामले को अब मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। तो लगातार एडवांसमेंट हो रही है। अभी वो जो मकला है हदरमौत, यमन का जो दारुल हुकूमत है मकला, ये पूरे यमन की बात नहीं हो रही है, हदरमौत के दारुल हुकूमत की बात हो रही है। यमन का तो ज़ाहिर है सना है। तो मकला में अब वो दाखिल हो गए हैं जो सऊदी बैक्ड फोर्सेस हैं, और ये पहले STC के पास था, ये खाली करवा लिया गया। STC से बहुत सारा असलहा और दूसरी चीज़ें भी छीन ली गई हैं, और अब वो लगातार वो पीछे हट रहे हैं। और देखते हैं आने वाले दिनों में इस सारे मामले के अंदर भी क्या होता है। अब जो वेनेजुएला के सदर, जो आप सबको पता है, निकोलस मादुरो, उनको जो उठा लिया अमेरिका ने, उनकी बेगम समेत, उनके महल से, उनके जो कराकस के अंदर उनकी रहायशगाह थी वहाँ से हेलीकॉप्टरों पर जाकर उठा कर ले आए, और वेनेजुएला से अंदर से कोई रिएक्शन नहीं आया। वो आप सबको समझिए क्यों नहीं आया, जाहिर है अंदर से सपोर्ट थी। लेकिन अब उसके बाद सिचुएशन जो है वो इवॉल्व हो रही है। शुरू में तो बहुत ही कम रिस्पॉन्स आए, हमने आपको कल बताया था। अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो भी बोलना शुरू हुए हैं। मसलन अमेरिका के अंदर बहुत सारे अमेरिकी जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इसे खिलाफ कानून और इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट करार दिया है। सबसे उनमें बड़ा जो मैं ये कहूँगा नाम, एक तो बाइडन साहब ने भी इसे ऐसा ही कहा, फिर कैमला हैरिस ने भी ऐसे ही कहा, जिन्होंने सदर ट्रंप का मुकाबला किया था हाल ही में जो सदारती इलेक्शन हुआ था उसमें। उसके साथ साथ बर्नी सैंडर्स, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी का, उन्होंने भी इस हमले को इलीगल करार दिया, खिलाफ कानून करार दिया। उन सब ने जो निकोलस है उसे डिक्टेटर कहा, लेकिन ये कहा कि उसके बावजूद अमेरिका के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो जाकर उनकी सरजमीन पर ये वायलेशन करे और तमाम इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करे। तो अब अमेरिका के अंदर से बड़ी आवाज़ें जो हैं वो इस सारे मामले को निगेट कर रही हैं, इसको खिलाफ आइन, खिलाफ कानून, खिलाफ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो डिक्लेयर कर रही हैं। इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया में, जैसे कि क्यूबा में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है आज वेनेजुएला के हक़ में, इसी तरीके से अमेरिका में भी बहुत सारे लोग निकले हैं। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान में रखें कि बहुत सारे लोग खुशियां भी मना रहे हैं। जाहिर है जो वहाँ पर निकोलस मादुरो की पार्टी के मुखालिफ पार्टी होगी वो तो जश्न ही मनाएगी, तो वो लोग अमेरिका के अंदर भी या कई और जगहों पर भी जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ निकोलस मादुरो को वहाँ से उठा लिया। लेकिन बहुत सारे लोग इस सपोर्ट में अमेरिका के अंदर भी मुजाहरे हुए हैं, क्यूबा के अंदर भी हुए हैं, और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर मुजाहरे हुए हैं, जिन्होंने ये सारा जो एक्शन हुआ है इसको कंडेम कर रहे हैं लोग, और डिमांड कर रहे हैं कि जिनको अगवा किया गया है या उठा लिया गया उन दोनों को, मियाँ बीवी को फौरी तौर पर छोड़ दिया जाए। इसके साथ ही साथ मेहदी हसन बड़े ही रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज एक मंतक लिखी है। उन्होंने कहा है कि अगर अब जो अमेरिका ने नया नैरेटिव सेट किया है या नया प्रेसिडेंट सेट किया है उसको अगर अब मान लिया जाए तो फिर इस हिसाब से तो चाइना जो है वो ताइवान पर किसी टाइम भी हमला कर सकता है, और वहाँ के लोगों को उठा सकता है, या वहाँ पर कुछ भी कर सकता है। और अब उसी मंतक के लिहाज से जो अमेरिका ने खुद दी है या सेट किया प्रेसिडेंट, अमेरिका या वेस्ट फिर चाइना से कैसे डिमांड करेगा कि आप ताइवान में ये काम ना करें, ये मेहदी हसन साहब का कहना था। उसके साथ ही साथ मुसलमान दुनिया में से अभी तक कोई नहीं बोला था। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर बोले हैं और खूब बोले हैं।
उन्होंने कहा है कि ये इंटरनेशनल कवानीन के ख़िलाफ़ है, हमें बहुत अफसोस हुआ है जो कुछ भी हुआ है, और हम डिमांड करते हैं कि इनको फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए और इस सारी एस्केलेशन को ख़त्म किया जाए। वाज़े तौर पर जो मलेशिया है, उसने मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, उन्होंने वाज़े तौर पर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी और मुसलमान मुल्क ने, हाँ ईरान का तो पता ही है, वो तो आप ये कहें कि एक्सपेक्टेड भी था, उनकी जो सूरत हाल है वो तो सबको पता है, लेकिन उनके अलावा और किसी भी इस्लामी मुल्क की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट, वो तुर्की हो, पाकिस्तान हो, यूएई हो, सऊदी अरब, कतर, किसी और मुल्क से आपको ऐसी स्टेटमेंट जो है वो नज़र नहीं आई। और उन्होंने जाहिर है बड़ी डिटेल्ड उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ये सब कुछ इंटरनेशनल कवानीन के ख़िलाफ़ भी हुआ है और इससे जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है फिर वो कहीं मामला रुकेगा नहीं। तो उन्होंने भी जो लोग उठाए गए दोनों मियाँ बीवी, उनको फौरी तौर पर रिहा करने का उन्होंने भी मुतालबा किया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे टाइम्स ने एक स्टोरी लिखी है जिसको पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट अखबारात, जंग हो या दूसरे अखबारात हों, उन्होंने रिपोर्ट किया है। उसमें वो जो एनालिसिस है उनका अमरीकी जरीदे का, वो यही है कि अमेरिका ने या अमरीकी मौजूदा सदर ने जो सब कुछ पहले इराक में हो चुका, जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वहाँ से नहीं मिले थे बाद में, लेकिन इन्वेड कर दिया गया और उसके नुकसानात हुए, कितनी सारी वहाँ पर अमवात हुई, कितना सारा वहाँ पर नुकसान हुआ। तो अब मैगज़ीन ये कहता है कि ना इराक के अंदर सबक सीखा गया और ना ही दूसरी जगहों पर, और अब उन सारी वो जो बुरी एपिसोड्स हुई थी उनसे सबक नहीं सीखा गया और एक नया काम वेनेजुएला में वैसा ही शुरू कर दिया गया। तो जो अमरीकी जरीदा है वो बेसिकली ये कह रहा है कि मिडल ईस्ट से का सबक जो है वो भूल गए और ताकत से हुकूमतें बदलना ज़्यादा मसाइल का सबब है। मादरो हुकूमत को ज़बरदस्ती ख़त्म करने से इंतशार फैलेगा। अमरीकी फ़ौज की मौजूदा तैनाती जो है उस रीजन में, वेनेजुएला का अगर आप नक्शा देखें तो उसके सामने जो समंदर है और आइलैंड्स हैं उस सारे इलाके के अंदर, वो कहते हैं कि अमरीकी फ़ौज की मौजूदा तैनाती मुकम्मल कब्जे के लिए नाकाफ़ी है। एयर स्ट्राइक और खुसूसी ऑपरेशंस के इम्कान तो हैं, लेकिन अमेरिका जो है वहाँ पर अगर ज़मीनी तौर पर कब्ज़ा करना है तो वो उनकी वहाँ तादाद काफ़ी नहीं है, क्योंकि कैरेबियन जो ये सारा एरिया है उसको कह रहे हैं कि कैरेबियन में तकरीबन 15,000 अमरीकी फ़ौजी हैं, तैयारे हैं, मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, लेकिन ये मुकम्मल हमले या ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए काफ़ी नहीं है। अब देखते हैं, जाहिर है आने वाले दिनों में इस सब में से क्या होता है, लेकिन टाइम्स के तज्जियाती रिपोर्ट में कहा गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को हटाने की कोशिश इस बात का सबूत है कि अमेरिका ने मिडल ईस्ट में गुज़िश्ता 25 साल की नाकाम मुदाखलतों से कोई सबक नहीं सीखा। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मारिया मचाडो जो अमेरिका के बहुत करीब समझी जाती हैं और वो निकोलस मादुरो की अपोनेंट थी। कल भी हमने कहा था कि उन्होंने कहा कि ये लिबरेशन का दिन है, हमें आज़ादी मिल गई है, और उन्होंने सारी आवाम को कहा कि इसे सेलिब्रेट करें। अब उनको लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग तज्जिए हो रहे हैं कि उनको 2025 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। 2025 का जो नोबेल पीस प्राइज़ था उसमें उनका ऐलान किया गया, और वजह क्या थी? उनको जो डेमोक्रेटिक उनकी स्ट्रगल थी वेनेजुएला के अंदर, जो सियासी उनकी स्ट्रगल थी, उस पर उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया।